सोशल मीडिया वह पर्याप्त दबाव बना पाता है कि राजनीति और सामाजिक जो ताकतें हैं वो बदलाव के लिए मजबूर हो? अगर बलात्कार के इन आंकड़ों पर लोग प्रतिक्रिया दें तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट विमेन का बहुत बड़ा हिस्सा रजिस्टर नहीं होता है। पुलिस स्टेशन पर बैठा हुआ हवलदार छोड़िए कांस्टेबल तक अपने आप को बाप की भूमिका में ले आता है। बाकी जगह पे तो पुलिस स्टेशन में रेप हो रहे हैं दोस्त। हमने एक न्यूज़ पढ़ी, इंटरव्यू देने गई युवती गवा बैठी इज्जत। आपको स्त्री की इज्जत उसकी योनि में दिखाई देगी। मैं पुरुष हूं और मेरी सत्ता चलेगी, ठीक है। यह सिद्ध करने की कोशिश दरअसल बलात्कार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमेश जैन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ हैं विजेंद्र सर और इनसे हम बात करने वाले हैं जो हमारे इंडिया में सोशल इश्यूज हैं, जो बर्निंग सोशल इश्यूज हैं, क्या उनके साइड्स हैं। सो बी वेलकम विजेंद्र सर। थैंक यू प्रमेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इस नए पॉडकास्ट के लिए और भविष्य के लिए, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो क्योंकि आपका क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि टाई का कलर कौन सा है, सो दैट इज वाई मैंने टाई ही नहीं लगाई। सो डू यू थिंक कि अभी ऐसा बहुत बार कैंडिडेट्स करते हैं कि पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि सर ये पूछेंगे, उस चक्कर में ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। क्योंकि टाई के रंग से ज़्यादा बड़ा मुश्किल सवाल हो जाएगा, टाई पहनी क्यों नहीं है। अच्छा, सो दैट इज जस्ट बिकॉज कि ये यूपीएससी के लिए इंटरव्यू नहीं था, सो मैंने टाई पहना ही नहीं कि उस पर कमेंट ही ना हो। सो हम सभी जानते हैं कि सर सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, और सोशल मीडिया पर्सनालिटी बोलने से ज़्यादा भी अगर मैं बोलूँ तो सर हमारे कंट्री के कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ में से एक हैं। तो जब हम किसी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं तो हमें हर एक साइड किसी पहलू की जानने को मिलती है। सो इसी होप में हम सर से बात करेंगे जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसके बारे में। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जो भी बोलते हैं उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं। आप वो इंसान हो जो सोशल मीडिया की पावर को सच में जानते हो, बट सर कभी ना कभी आपको कभी ऐसा, इस पे आपका क्या मानना है कि सोशल मीडिया कुछ समय के लिए हल्ला मचाने के लिए तो ठीक है, बट ऑन ग्राउंड्स कुछ चेंजेस दिखे हमको, ये सोशल मीडिया से पॉसिबल है नहीं है सर? प्रमेश जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया है। जब हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करते हैं तो कई लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे की चर्चा में हम इस पर बात करेंगे। जहाँ तक ये सवाल आपने कहा कि क्या सोशल मीडिया केवल हल्ला मचाने की चीज़ है, हम इसको एक थोड़ा सा वृहत परिप्रेक्ष्य में समझें। सोशल मीडिया से आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते, किसी मीडिया से कभी ये अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि जमीनी बदलाव जो है वह सोशल मीडिया करेगा या फॉर दैट मैटर मेन स्ट्रीम मीडिया करेगा। उसके लिए तो आपको राजव्यवस्था, समाज और राजनीति को ही बदलाव लाने पड़ेंगे। लेकिन क्या सोशल मीडिया वह पर्याप्त दबाव बना पाता है कि राजनीति और सामाजिक जो ताकतें हैं वो बदलाव के लिए मजबूर हों? हम पाएंगे कि कम से कम पिछले 10-12 सालों में हमें सोशल मीडिया की यह ताकत दिखाई दी है कि वहाँ यदि जिसे आप हल्ला मचाना कह रहे हैं वह होता है और वह पर्याप्त मात्रा में होता है तो उसका दबाव स्वाभाविक तौर पर राजनीति पे पड़ता दिखाई देता है। मसलन अगर आप निर्भया रेप केस को लें, उस समय हमें दिखाई देता है। अरब में जैस्मीन रेवोल्यूशन जिसे कहा गया उसे देखें तब दिखाई देता है। भारत में भी ये दिखाई देता है। और इसलिए ये तो नहीं हम कह सकते कि सोशल मीडिया पे मचाया गया हल्ला एकदम बेकार चीज है। ये अलग बात है कि केवल सोशल मीडिया के आधार पर आप कोई क्रांति नहीं ला सकते। आपको क्रांतियां लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो या राजनीतिक बदलाव हो, ये जरूरी है कि सोशल मीडिया से आई हुई इस जागृति को ट्रांसलेट करने के लिए एग्जीक्यूशन के लेवल पर आपके पास संगठन हो, संगठन के पास समझ हो और संगठन के पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हो। अभी ऐसा आपका कहना सही है कि ऐसा कई मामलों में दिखाई देता है कि एक हवा तो क्रिएट होती है लेकिन उसको कैपिटलाइज करके मुकाम तक पहुंचाने वाली जो ताकतें हैं वो या तो नदारद हैं या पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। और ये एक ऐसी कमी है जिसे हमारे सोशल एक्टिविज्म को दूर करना चाहिए। क्योंकि सर जैसे सोशल मीडिया पे अगर हम देखें, लाइक अभी एनसीआरबी का डेटा आया कि इंडिया में हर घंटे 51
क्राइम रजिस्टर होते हैं अगेंस्ट द विमन, और इसमें से अगर एक दिन का पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 80 से 90 रेप केसेस होते हैं। अब ये सर एक डेटा है, ये बस एक रिपोर्ट है जो एनसीआरबी ने दी है, बट एक और रेट निकल के आता है, वो है कन्विक्शन रेट, जो कोर्ट से निकल के आता है। तो ये जो कन्विक्शन रेट है वो तो काफ़ी कम है ना। तो सोशल मीडिया पे जैसे अभी बात चल रही है कि इंडिया में हर घंटे या हर दिन इतने रेप हो जाते हैं, बट जो रियल डेटा है वो वेरी कर जाता है, क्योंकि अब केस आज रजिस्टर हुआ है, अब एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस में 10 साल के बाद कोई रिजल्ट निकल के आएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं गलत डेटा रिप्रेजेंट हो जाए सोशल मीडिया से, और फिर उसके ऊपर कोई मतलब लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया दे दें। वेल प्रमेश, अगर बलात्कार के इन आंकड़ों पर लोग प्रतिक्रिया दें तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। दुर्भाग्य से वो नहीं देते। आप जो डेटा बता रहे हैं, आप भी जानते हैं कि एनसीआरबी डेटा जो है वह रजिस्टर्ड केसेस का होता है, और हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट विमेन का बहुत बड़ा हिस्सा रजिस्टर नहीं होता है। ठीक है ना, कोशिश करके देखिए। मेरी विद्यार्थी जब कभी आती हैं कि सर गड़बड़ हुई है, और हम उनसे ये कहते हैं कि बच्चे आपने कोशिश की, तो वो आपको बताते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में ये एक मुश्किल चीज़ है कि आप क्राइम अगेंस्ट विमेन को आसानी से रजिस्टर कर सकें। पुलिस स्टेशन पर बैठा हुआ हवलदार छोड़िए कांस्टेबल तक अपने आप को बाप की भूमिका में ले आता है। हाँ। वो बच्चे को सलाहें देना शुरू कर देता है कि नहीं बेटा रजिस्टर मत करो, इससे तो तुम्हें ही नुकसान होगा। एकदम बाप बन जाता है। अब उसका काम बाप बनना नहीं था, उसका काम कानून की रक्षा करना था। ठीक है ना, जिसका मतलब है कि जैसे ही उसे अपराध का पता लगा था, उसे अपराध पे कार्रवाई करनी थी, उसे रजिस्टर करना था। और ये दिल्ली में हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये राष्ट्रीय राजधानी ना होती तो बाकी जगह पे क्या होता होगा। बाकी जगह पे तो पुलिस स्टेशन में रेप हो रहे हैं दोस्त। हाँ। हमने अभी हाल में देखा, और नोबॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक आर्मी ऑफिसर की साथी के साथ ऐसा हो रहा है। तो एनसीआरबी डाटा तो हम ये कहेंगे कि अंडर रिपोर्टेड है। वास्तविक अपराध जो है इससे ज्यादा है। बट यू आर रेजिंग अ करेक्ट पॉइंट जब आप ये कह रहे हैं कि सही है, केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, कन्विक्शन नहीं हो रहा है। अब ये बताइए कि अगर कोई भी जो थोड़ा सा ज्यूरिस्प्रूडेंस जानता है, थोड़ा सा कानून जानता है, वह ये जानता है कि कन्विक्शन की जिम्मेदारी राज्य की है, क्योंकि राज्य यहाँ पर प्रोसिक्यूटर है। हाँ। पीपी जो है वो राज्य होता है, तो मतलब राज्य की तरफ से होता है। तो प्रोसिक्यूशन किसकी जिम्मेदारी, इन्वेस्टिगेशन किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। प्रोसिक्यूशन किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। अगर कन्विक्शन रेट बहुत कम है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि अपराध नहीं हो रहे। हाँ। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि या तो दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो केस रजिस्टर ही फॉल्स हो रहे, या फिर दूसरी स्थिति हो सकती है कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इज पुअर। हाँ। हमारे देश में दोनों चीजें देखने को मिलती है, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि इसका लेटर पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वी नीड टू हैव बेटर इन्वेस्टिगेशन, बेटर प्रोसिक्यूशन, सो दैट वी हैव अ बेटर कन्विक्शन रेट। अच्छा सर, और ये कन्विक्शन में एक चीज और है कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है या पावरफुल, जिसको हम मतलब नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, किसी के नेताजी से कनेक्शन है या ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ है, तो उनका भी कन्विक्शन हो पाना बहुत कठिन है सर। जैसे अभी भी हम देखते हैं आसाराम बापू का केस, कितना मतलब पूरे सिस्टम को एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना पड़ गया था। तो ये भी सर एक पॉइंट है। ये तो इस देश की पुरानी बीमारी है ना। हमारे यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ नहीं है भाई। जब हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं ना कि हर एक पर यह कानून बराबर तरीके से लागू होगा। आखिर जिन बुलडोजरों को हम चलते हुए देखते हैं वो हवा में से तो नहीं आ रहे ना। बिल्कुल। वो इसी बात से आ रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेटली लॉ का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ज्यादा प्रोसिक्यूशन करने के लिए करते हैं, जहां आप अचानक आज पता लगता है और कल आप बिल्डिंग गिरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है ना। और दूसरी तरफ ऐसा भी है कि जहां प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, जहां पर सजा दी जानी चाहिए, जहां पर अच्छे से काम किया जाना चाहिए, वो नहीं कर पाते। दुर्भाग्यजनक है। लेकिन देखिए, ये भी समझिए कि हम एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र बनने की राह पर बन रहे समाज है। आफ्टर 75 years, इट्स 75 years, बट देश उससे पहले लगातार फ्यूडल ही रहा है। बिल्कुल। इसलिए देश की सोच
बड़े पैमाने पर आज भी फ्यूडल है। जैसा मैंने कहा ना कि अगर एक हवलदार तक ये मानकर चलता है कि पुलिस स्टेशन में आने वाली कोई भी स्त्री जो है उसको उसके साथ पैटर्नाइजिंग रोल लेना है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी फ्यूडलिज्म पूरी अच्छी से जमा हुआ है। तो उसको जाते जाते समय लगेगा, लेकिन उम्मीद करें कि जाएगा। नहीं जाएगा तो फिर हमें एक और सोशल चर्निंग की जरूरत पड़ेगी। वही तो जैसे सर ने भी बताया कि इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से एक फ्यूडल सिस्टम रहा है। चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो में भी उन्होंने बताया है, इसके पहले इंडिया में जो औरतें थीं वो बिल्कुल पुरुषों के बराबरी से चलती थी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, ना घूंघट वाले ऐसे कोई प्रथा थे। लेकिन फिर जब ये फ्यूडल सिस्टम आया या बाहर से आक्रमण होने लगे, उसके बाद औरतों को ये घूंघट प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके की चीज़ें फिर इंडियन सोसाइटी में आई थी। अगर आपको और इंटरेस्ट है तो आप चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो भी पढ़ सकते हैं। तो सर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा, इसको मतलब एक माइंड सेट के ऊपर में ले जाना चाहूँगा। हमने एक न्यूज़ पढ़ी, इंटरव्यू देने गई युवती गवा बैठी इज्जत, है ना। सो सर क्या ही रिलेशन है इज्जत और एक रेप के बीच में? मैं पिछले 10-12 सालों से इस पेपर को पढ़ा रहा हूँ, जिसे हम हमारे विश्वविद्यालय में पेपर पढ़ाया जाता है अस्मिता मूलक विमर्श, और जिसमें कि हम जेंडर को विस्तार से पूरे सेमेस्टर तक पढ़ते हैं। और जिस समस्या को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, यह इस देश की सबसे जेंडर के पर्सपेक्टिव से सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। जब आप स्त्री के देह को और सो कॉल्ड घर की इज्जत को या स्त्री की इज्जत को आपस में बांधते हैं, आप सबसे बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं जेंडर के लिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब आप स्त्री के लिए अतिरिक्त सम्मान की मांग करते हैं, जब आप स्त्री को कहते हैं कि हर स्त्री को बहन मानकर उसकी इज्जत कीजिए, हर स्त्री को माँ मानकर उसकी इज्जत कीजिए, जैसे ही आप इज्जत की कोई भी संकल्पना जेंडर के साथ जोड़ते हैं, खासतौर से स्त्री के देह के साथ जोड़ते हैं, ये बेहद आपत्तिजनक है। ये दरअसल वही बलात्कारी सोच है, प्लीज समझिएगा। बात कह रहे हैं आप इज्जत की, लेकिन ईमानदारी से आप जो कर रहे हैं वो बलात्कारी ही है। तो ये वही बलात्कारी सोच है जो बलात्कारी के मन में होती है। जब आप स्त्री की देह को या स्त्री के किसी देह के किसी एक अंग को उसकी इज्जत की डिपॉजिटरी मानना शुरू करते हैं, और आप मान के चलते हैं कि किसी का बलात्कार होना उसका इज्जत गंवाना है, या किसी का बलात्कार से अपने आप को बचा लेना इज्जत बचाना है, यह बहुत ही आपत्तिजनक संकल्पना है। और जेंडर पे काम करने वाले लोगों ने बार बार इस बात को माना है कि यह, और दुनिया के बहुत कम देशों में आपको इस रूप में यह मिलेगा। और जिस देश में, जिस समाज में आपको स्त्री की इज्जत उसके योनि में दिखाई देगी, उसके देह में दिखाई देगी, उस समाज में बलात्कार ज्यादा होंगे, क्योंकि उस समाज में पुरुष के पास हमेशा यह एक अतिरिक्त हथियार होगा कि किसी भी स्त्री को से बदला लेने के लिए, किसी भी स्त्री पर अपनी सत्ता दिखाने के लिए उसके साथ बलात्कार किया जा सकता है। हम हमेशा से कहते हैं कि बलात्कार को केवल यौन अपराध मानना सबसे बड़ी गलती है। बलात्कार यौन अपराध है ही नहीं। दरअसल बलात्कार पुरुष द्वारा अपनी सत्ता की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ पावर है, एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेशन है। ये बताना कि देखिए मैं पुरुष हूं और मेरी सत्ता चलेगी, ठीक है। यह सिद्ध करने की कोशिश दरअसल बलात्कार है। ये इसी बात से इमर्ज करती है जब हम स्त्री को की इज्जत को, स्त्री के सम्मान को उसकी देह और उसकी देह के एक विशेष अंग में फोकस करना शुरू करते हैं। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम एंड आई हैव बीन टीचिंग इट फॉर 10-15 years। आप सोच के देखिए, आप भी इस बात को मानेंगे, क्या आप आज तक किसी भी 20-25 साल की ऐसी स्त्री से मिले हैं आज तक जो ये कहे कि उसके साथ कभी छेड़खानी नहीं हुई, उसको कभी भी बलात्कार का भय नहीं लगा, उसे कभी डर नहीं लगा कि उसकी छेड़खानी होगी, उसके साथ बदतमीजी होगी या किसी किस्म का अपराध होगा? मैं नहीं मिला हूं। मैं आज तक, हर साल हम विद्यार्थियों से मिलते हैं। जाहिर है कि हमारे परिवार में मेरी बेटी है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और सब लोग हैं। आप भी कभी कोशिश करिए सर, ये असंभव है। ये ऐसी चीज है कि ये बिल्कुल कॉमन है। हाँ, ये असंभव है कि आपको नहीं मिलेगा कोई। दूसरा, ये जानने की कोशिश कीजिए, बलात्कार तो छोड़ दीजिए, बलात्कार का भय, मैं इस बात को बार बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं। बलात्कार का भय स्त्रियों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए हमारे समाज की पुरानी युक्ति है, आज से नहीं चली आ रही, बहुत पुरानी युक्ति है, लेकिन आजकल ये और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल, यानी जो बलात्कारी बलात्कार कर रहा है
अपराधी है, मान लिया, लेकिन रोचक बात है कि समाज की नजर में दरअसल वो समाज का एक काम कर रहा है। बड़ी अजीब बात है। वो उनका माइंडसेट एस्टेब्लिश कर रहा है वो कि समाज पुरुष कुछ भी कर सकता है। नहीं, उससे ज्यादा वह समाज की तमाम दूसरी स्त्रियों को जिनके साथ बलात्कार नहीं हुआ, उनको संदेश दे रहा है कि अगर तुम अमुक समय पर निकलोगे, अमुक तरह के कपड़े पहनोगे, अमुक तरह की स्थितियों में होगे, कुल मिलाकर जो पुरुष निर्मित समाज है उसमें जरा सा डिफरेंशिएट करोगे तो आपको उस जैसी सजा मिल सकती है। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब, और ये आप किसी स्त्री से बात कीजिए, मैं तो एज अ प्रोजेक्ट इस काम को करता हूं हर सेमेस्टर, आप पाएंगे कि बलात्कार के भय के रूप में बलात्कार एक फंक्शन प्ले करता है। यानी कि सही बात यह कि आप देते तो उसे सजा है या नहीं दे पाते कन्विक्शन की रेट कम होने की वजह से, लेकिन दरअसल आप बलात्कारी के मन ही मन, समाज बलात्कारी का मन ही मन कहिए कि शुक्रगुजार है। वो मन ही मन मान के चलता है कि इसने ऐसा किया, इससे बाकी और तमाम स्त्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिली। एंड दैट इज द प्रॉब्लम हियर। ये निर्भया केस के बाद हुआ। निर्भया केस के पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि परिवारों ने अपने घर की स्त्रियों को, लड़कियों को, बच्चियों को बाहर जाने से रोकना शुरू किया, और ज्यादा रोकना शुरू किया। जाहिर है कि हमारे समझ में रोका तो जाता ही है। और क्या वानगी दी गई, देखो उस लड़की के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब बलात्कार इन इटसेल्फ, rape in itself is playing some social function, unfortunately, and this social function is to further control the women who are not raped, who are living in the fear of being raped every day. यानी एक माइंडसेट और भी है इसके पीछे काम करने वाला कि ठीक है, वो क्यों गई थी रात को 8, 9, 10 बजे बॉयफ्रेंड के साथ, yes, है ना। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अलग अलग माइंडसेट हैं कि आपने इज्जत से जोड़ दिया, क्यों गई थी। ये दोनों अलग चीजें हैं भी नहीं, दरअसल एक ही जैसी चीज है। क्योंकि अगर आप टाइम एंड स्पेस में, हम लोग इसको किसी भी चीज को साहित्य में टाइम एंड स्पेस में बांटते हैं। पुरुषों ने अधिकांश स्थान और अधिकांश समय, टाइम एंड स्पेस अपने लिए आरक्षित कर रखा है। उसका एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा कुछ स्त्रियों के लिए खुला छोड़ा जाता है। जैसे कि स्त्रियों को परिवार नाम के स्पेस में रहने की आदत है, हालांकि जोखिम वहां भी है, ठीक है ना। सड़कों पर वे दिन के एक पर्टिकुलर समय में सुरक्षित तरीके से चल सकती हैं, उन्हीं सड़कों पर वो रात में नहीं चल सकती हैं। दिन में भी कुछ ऐसे स्पेसेस होंगे जिनमें उन्हें नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपने बहुत थोड़ा सा हिस्सा दुनिया का, बहुत छोटा सा हिस्सा दुनिया का स्त्रियों के लिए छोड़ा हुआ है, और बाकी टाइम एंड स्पेस पर आपने कब्जा कर रखा है। और जब भी कोई स्त्री उस टाइम एंड स्पेस में दिखाई देती है, दुनिया के तमाम पुरुषों को यह अपनी जिम्मेदारी लगती है कि उसे पहले तो समझाए, समझाने से काम ना चले तो उसे सजा दे, ताकि अन्य स्त्रियों के पास सीधा संदेश रहे कि अपने टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री में रहिए। इसलिए बलात्कार प्लेज दैट रोल। ये रेप की भूमिका है समाज में स्त्रियों को नियंत्रित करने में। इसीलिए स्त्रियों को टाइम एंड स्पेस क्लेम करना चाहिए, और बलात्कार को केवल अपने साथ हुई एक दुर्घटना की तरह देखना चाहिए। इज्जत गंवाने की तरह देखने से काम नहीं चलेगा। और इसमें बाकी लोगों को भी मतलब ये माइंडसेट चेंज करना। इवन के सर मैं देखता हूँ गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स के अगर आप आर्टिकल देखें तो उनमें भी सेम चीज होती है। न्यूज़ चैनल्स, अखबार, क्लासरूम, परिवार, धर्म, ये सब के सब भूमिका अदा करते हैं ये बताने में कि स्त्री को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। यहाँ तक कि पुलिस, कानून व्यवस्था ये तय कर, ये अपनी भूमिका अदा करती है कुछ स्त्रियों को बताने में कि उन्हें कहाँ, कैसे, कितना जाना चाहिए। और सर हम देखते हैं कि जो अपराधी है ना, उसका भी सर मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर लड़की का रेप करने के लिए काफ़ी पहले से प्लानिंग कर रहा हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एट द टाइम इस तरीके की जो भी अपराध हैं उनको अंजाम देता है। तो सर ये क्या ही विकृत माइंडसेट है किसी भी व्यक्ति का या किसी पुरुष का कि वो इतना उतावला हो जाता है। और सर बलात्कार करना एक बात है, लेकिन उसके बाद इतनी गंदी मौत दे देना कि जो भी सुने सबकी बिल्कुल ऐसे आत्मा कांपने लगे, मतलब एक ऐसे नरकों जैसी मौत दे दें। आपको ना हम पुरुषों को इस मामले में थोड़ा सा आत्मालोचन करना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो रेपिस्ट होते हैं, लेकिन एक पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। यानी कि वे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बलात्कार नहीं किया है,
लेकिन अवसर मिलते ही वो बलात्कारी हो सकते हैं। ये जो पोटेंशियल रेपिस्ट की जमात है हमारे देश में, हमारे समाज में, ये बहुत बहुत बड़ी है। दरअसल अधिकांश पुरुष अवसर न मिलने के कारण अब तक बलात्कारी नहीं हुए। हाँ। अधिकांश पुरुष दरअसल पोटेंशियल रेपिस्ट समाज द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि समाज उन्हें बाकी चीजों के अलावा एक अजीब सी बीमारी देता है। इस बीमारी को हमारे समाज में मर्दानगी कहा जाता है। हाँ। हर बच्चे को हमेशा से बताया हाँ। जाता है कि आपको मर्द बनना है, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, वगैरह वगैरह इवन करके लड़कियों को भी बोला जाता है कि तू मेरा बेटा है। हाँ, तो अब ये जो मर्दानगी का जो इंजेक्शन लगाया पुरुषों में, इसकी दिक्कत है कि बाकी चीजों के अलावा ये आपको पोटेंशियल रेपिस्ट बनाता है। अवसर मिल गया तो संभव है कि आप बलात्कार कर बैठेंगे। अगर अवसर नहीं मिला तो आप एक सभ्य पति हैं, सभ्य भाई हैं, सभ्य सहकर्मी हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अवसर मिलते ही आशंका, और इसी वजह से जब स्त्रियां पुरुषों पर सहज विश्वास नहीं कर पाती तो मैं उन्हें दोष नहीं देता। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ, व्यक्तिगत तौर पर कई बार हुआ कि आप कई बार अपने किसी कलीग से बात कर रहे हैं, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, स्त्री से, और अचानक आपको उसकी भंगिमा में आपके लिए असुरक्षा या भय दिखाई दिया। ये बहुत लंबे होने वाले इंस्टेंसेस नहीं है, ये 1 सेकंड में हो गई घटना है। मसलन मान लीजिए, मुझे याद आ रहा है कि मैं स्टाफ रूम में अपनी एक कलीग से बात कर रहा था और एक प्रोफेशनल बातचीत थी, हम उनसे नॉर्मली उनसे बात कर रहे थे, एंड सडनली शी स्टार्टेड एडजस्टिंग हर दुपट्टा। अब ये एक साधारण सी घटना थी, इस घटना पे शायद कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं जेंडर पढ़ाता हूं तो मैंने अपने व्यवहार पर विचार करना शुरू किया कि ऐसी क्या घटना रही होगी जिस वजह से मैंने उस स्त्री को असहज किया होगा, जो मेरी सहकर्मी है, जो मेरी दोस्त है, जिससे मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, उसे मुझसे असहजता क्यों हुई होगी। इस अवसर को उस समय नहीं छेड़ा जा सकता था, मैंने उसे जाने दिया बात को, लेकिन ये बात मुझे चुभी। मैंने फिर कभी, जब हम ऐसी स्थिति में थे, जब बात कर सकते थे, समूह में थे, तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो शी सेड कि आई डोंट इवन रिमेम्बर इट, प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोगों की ट्रेनिंग, स्त्रियों की ट्रेनिंग लगातार इस डर में जीने की होती है। तो जरूरी नहीं है कि मैंने आपसे व्यक्तिगत तौर पर असुरक्षा महसूस की होगी, लेकिन अगर तुमने नोटिस किया है तो जरूर मैंने ऐसा किया होगा, और इसका मतलब है कि हम स्त्रियां लगातार असुरक्षित हैं। अब इस संवेदनशीलता से इस बात को समझिए तो आपको समझ पाएगा कि अगर कोई स्त्री आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है तो चिढ़िए मत। आपने ये अविश्वास, हम लोगों ने ये अविश्वास शताब्दियों में कमाया है। ये हम पर भरोसा ना कर हो पाना लोगों का, ये हमारी बुरी कमाई है जो हमने पिछले 1000 सालों में, 800 सालों में, 1500 सालों में या शायद ज्यादा में कमाई है कि स्त्रियां सहज ही हम पर भरोसा नहीं कर पाती। सब मेरे यहाँ, मतलब मेरी मम्मी बोलती हैं, जो अभी आपने बात बोली, कि जितने भी ताले हैं ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ईमानदार लोगों की नीयत खराब ना हो, क्योंकि जो ऑलरेडी बेईमान है वो कोई भी ताला तोड़ेगा, उसको हमारे छोटे ताले से फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो सर ने बोला कि पोटेंशियल रेपिस्ट जो हैं, जो कर सकते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा, तो ये कुछ उसी तरीके की बात है कि जस्ट बिकॉज वहाँ एक ताला है इसलिए बस वो घर में नहीं घुसा। अगर घर ओपन होता तो वो घुस के चोरी करता ही, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता था। तो हालांकि मतलब दर्शकों को कम से कम मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं आमतौर पर जब हम जेंडर की बात करते हैं, स्त्रियों की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए रूपकों से मैं बचता हूँ। अच्छा। कि जब हम मान लीजिए, ठीक ऐसे ही जैसे कि इज्जत वाला मामला हुआ, जब हम स्त्रियों की बात करते समय, स्त्रियों के सम्मान की बात करते समय प्रॉपर्टी वाली चीज के साथ उनकी तुलना करने की कोशिश करते हैं, मसलन ताले की, तिजोरी की, संपत्ति की, तो मैं क्लासरूम में विद्यार्थियों से कहता हूँ कि यदि हम ऐसा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अंततः ये फिर से स्त्रियों के संपत्तिकरण की तरफ लेके जाता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन। लेकिन सर मेरा लड़कियों के लिए नहीं था, वो जस्ट एक कहावत है, ऐसा बोलने के लिए कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, और क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ तो वहाँ इस तरीके के चलते हैं। सो वो कुछ भी, मैं फीमेल से उसको मैच नहीं कर रहा था, बट ये सिंपल ऐसे ही बोली जाने वाली कहावत है, तो वो चीज़ है। सर अभी जैसे अगर हम इस चीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो एक और सबसे बड़ा केस आता है कि लोग बोलते हैं बॉलीवुड ने या फिल्मों ने इस चीज़ को ख़राब किया है,
है ना, लाइक एनिमल मूवी जो अभी आई थी उसके ऊपर, या इसके पहले भी अलग अलग मूवीज आती रही अलग अलग सुपरस्टार्स के। तो सर क्या फिल्मों ने सच में खराब किया है, या बस हमको एक बहाना मिल गया है इस पूरे सोसाइटी को कि अपनी गलती फिल्मों के ऊपर थोप दी जाए? देखिए, फिल्म या कोई भी मीडिया प्रोडक्ट या कोई भी कल्चरल प्रोडक्ट हमारे समाज का उत्पाद होते हैं। तो ये बात सही है कि मैस्कुलिनिटी जो है, वायलेंट मैस्कुलिनिटी, हमारे देश में हमेशा से एक बिकाऊ कल्चरल प्रोडक्ट रहा है। यानी कि हमारा समाज हमेशा से इस चीज का एक ग्राहक रहा है, जिसमें कि मैस्कुलिन पावरफुल पुरुष, स्त्री पर डोमिनेट करने वाला पुरुष, इसे बेचा जाता है और लोग इसे खरीदते हैं। ये एंग्री यंग मैन वाली जो अमिताभ बच्चन की छवि है, तभी से हमें लगातार देखने को मिलता है, इसलिए नई चीज नहीं है। लेकिन कल्चरल प्रोडक्ट्स या मूवीज इसका कारण हो, ये कहना गलत है। समाज में ये चीज है, समाज में ये चीज बिकती है, इसलिए ये फिल्में, ये ओटीटी, ये सोशल मीडिया इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको बेचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे इसकी वजह है। अगर ये समाज में बिकाऊ न होता तो ऐसा ये नहीं कर पा रहे होते, पहली बात। लेकिन ये भी सच है कि इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन में हिंदी फिल्मों ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। हाँ, ठीक है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भारत में, हिंदी प्रदेश में खासतौर से, स्त्रियों के ऑब्जेक्टिफिकेशन में फिल्मों ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। और इन उत्पादों का इस्तेमाल स्त्रियों के फर्दर ऑब्जेक्टिफिकेशन में होता ही होता है। 10 में से 8, 10 में से 7 जगह छेड़खानी करते समय फिल्मों के फिक्रे ही डाले जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये उत्पाद तो उपस्थित हो ही रहा है ना। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, मान लीजिए स्थानीय भाषाओं में आने वाले आजकल के नए गीत संगीत, भोजपुरी के आपको गाने सुनाई देंगे, दूसरी भाषाओं में दिखाई, ये सब चीजें एक भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इनको प्राइमरी दोषी नहीं माना जा सकता। ये अपने आप में अपराधी नहीं है, क्राइम नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, लेकिन दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। हाँ, ये उनके साथ सहयोग करने के दोषी तो हैं। और जैसे सर गालिब बोल के गए हैं कि उम्रभर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और साफ आईना करता रहा। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ तो रहे हैं कि हमें ये क्राइम कम करना है, रेप केसेस कम करने हैं, लेकिन क्या हम इनको सज़ा ही नहीं दे पा रहे हैं लोगों को? क्योंकि अगर हम सच में सज़ा दे रहे हैं तो फिर आगे क्राइम रुक जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं, अगर मेरे ऊपर एक बार ट्रैफिक सिग्नल पे चालान आ जाता है तो दूसरी बार मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि सीट बेल्ट लगा रहे, अगर मैं 2 व्हीलर से हूँ तो हेलमेट लगा के रखूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्पेक्ट होता है दिमाग पे। तो वो सज़ा ठीक है, पता चलता है कि सज़ा मिली है तो चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन सर ये एक ऐसी चीज़ है कि रेप सज़ा भी हो रही है और बढ़ते भी जा रहे हैं। तो क्या सच में ये सज़ा वही सज़ा है जो मिलनी चाहिए, या हम बस खाना पूर्ति कर दे रहे हैं कि हाँ हमने सज़ा दे दी? देखिए, आप जितने एम्बिशियस हैं कानून को लेकर, मैं ईमानदारी से नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं मानता कि समाज में अपराधों को केवल कानून और उसकी डेटरेंस से रोका जा सकता है। सिर्फ कह रहा हूँ, कानून चाहिए, डेटरेंस चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कानून और डेटरेंस अपने आप में समाज से अपराध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं। जरूरी है, दे आर नेसेसरी बट दे आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना? मसलन दहेज को लेकर हमारे यहाँ पर्याप्त कानून है, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी यकीन करता है कि उन कानूनों से दहेज रुका है। नहीं रुका है ना, कोई नहीं। मतलब वो पुलिस वाले जिनका, वो आईपीएस ऑफिसर, मैं तो इंटरव्यू लेता हूँ, आप जानते हैं, वो आईपीएस अधिकारी जो कि आईपीएस बने हैं, जिनका अंततः काम है, क्या वे दहेज नहीं लेते? हाँ, वो लेते हैं ना, बिल्कुल। तो इसलिए कानूनों से अतिशय उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कानून होने चाहिए, कानून जरूरी है, कन्विक्शन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन वह अंततः समाज से अपराध का लोप करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा। हमें समाज को, दरअसल अभी ईमानदारी की बात यह है कि जैसे दहेज के लिए कानून है, लेकिन समाज मानकर चलता है कि दहेज होना चाहिए, दहेज स्वीकार्य है।
हाँ। समाजीय इसलिए तो वो कानून के बावजूद होता रहता है। बिल्कुल यही स्थिति स्त्रियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपराध पर भी है। हम में से अधिकांश लोग, आप पता कीजिए, माता पिताओं से पूछिए, पड़ोसियों से पूछो, मन ही मन मानते हैं कि स्त्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, स्त्री गैर बराबर होती है। हाँ। मन ही मन मानते हैं। और कानून अपेक्षा करता है कि उन्हें बराबर माना जाए। तो आप क्या करते हैं? आप कानून की अवहेलना करते हैं। हाँ। आपका मन के अंदर एक पशु है, मन के अंदर एक व्यक्ति है जो स्त्री को बराबर नहीं मानता, उस पर भौतिक तौर पर नियंत्रण चाहता है। तो फिर ऐसे में कानून के डर से वह सामने नहीं करेगा तो अकेले में करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल। कानून के डर से वह सामान्यतः बलात्कार नहीं करेगा तो मौका मिलने पर कर बैठेगा। इसलिए जब तक आप स्त्री की वजूद को, स्त्री की पर्सनैलिटी को, स्त्री के व्यक्तित्व को समूचा इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व मानना शुरू नहीं करेंगे, तब तक केवल कानूनों से उम्मीद मत कीजिए। कि केवल कानून अपनी भूमिका अदा करेंगे, उससे थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ेगा, बनना कानून रहने चाहिए, लेकिन कानूनों के भरोसे मत रहिए, इतना तो तय। और जैसा आपने बोला कानून के भरोसे मत रहिए, जैसे सर अभी हमने ये देखा था प्रज्वल रेवन्ना वाला केस आया, 2 दिन पहले उनके वकील ने हाई कोर्ट में अपील की है बेल के लिए। यानी एक कोई क्राइम स्पष्ट दिख रहा है ना, लगभग दुनिया के हर इंसान को पता है कि हाँ ये क्राइम हुआ है, जो प्रूफ है वो विजिबल है। अब भी कोर्ट को वो प्रूफ देखने में और उसको आगे प्रोसीड करने में टाइम लग रहा है। तो सर ये क्या हमारे इंडिया में ऐसी, देखिए आपको समझना पड़ेगा। अब तो अगर इस व्यवस्था को जानते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि केवल कोर्ट को दोषी इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि कोर्ट की भूमिका शुरू होती है जब आरोप निश्चित कर दिए जाए प्रोसिक्यूशन द्वारा। प्रोसिक्यूशन इस मामले में सरकार होती है। हाँ। और सरकार आप जानते हैं कि किन दबावों में काम करती है। इसलिए सरकार कुछ मामलों में आपको बढ़ चढ़कर ऐसा करती दिखाई देगी, कुछ मामलों में नहीं दिखाई देगी। हाँ। भाई हम जानते हैं उमर खालिद 4 साल से जेल में है। हाँ। ठीक है, वो दोषी है या नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन क्या अब तक ट्रायल शुरू होना चाहिए था कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए था। 4 years। बिल्कुल। दिस इज अ स्टूडेंट हु इज इन 4 years बिहाइंड बार्स। अभी तक पता नहीं। इनफैक्ट सही बात यह है कि सरकार को यह पता है कि अगर ये जब ट्रायल शुरू होगा तो वह छूट जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसलिए उसको जेल के पीछे रखने का तरीका यह है कि ट्रायल लेट शुरू किया जाए, बिकॉज हियर द प्रोसेस इज पनिशमेंट। यहां पर दरअसल ये जो प्रक्रिया है वही सजा है। तो ये किसी जगह पर फेवर में जाती है, किसी जगह पर अगेंस्ट जाती है। ठीक है ना, आप पाएंगे किसी जगह पर जानबूझकर केस डिले कर दिया जाएगा ताकि प्रोसिक्यूशन, ताकि अभियुक्त को फायदा हो जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लीगल सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसकी बाधाएं हैं। लेकिन ये लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई को आप केवल एक दिन में नहीं जीत सकते। ओवर द टाइम, मतलब ये धीरे धीरे सोसाइटी और फिर रूल्स एंड रेगुलेशन सब एक साथ ही चेंज होंगे। तो सर जैसे आपने बताया कि प्रोसेस इज पनिशमेंट, तो सर ये प्रोसेस इज पनिशमेंट का एक और दूसरा पहलू है। जैसे एक जबलपुर की महिला है, उन्होंने 6-7 लोगों पे रेगुलर रेप केसेस डाल के रखे हैं। ये मतलब इस चीज़ को भी एक फिर बिजनेस बना लिया है ना। ऐसे ढेरों केस आते हैं कि एक किसी स्त्री ने बहुत सारे लोगों पे रेप केसेस डाले। मतलब वो अब इतनी अबला भी नहीं हो सकती है कि सब काम कर रही है, हर शहर में जाके रह रही है और हर जगह ही उसका रेप हो जा रहा है। तो सर जब भी इस तरीके के केसेस होते हैं कि किसी ने किसी पुरुष के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया या झूठे तरीके से फंसा दिया, और कई बार जैसा आपने कहा कि दिल्ली जैसी सिटी में क्राइम को रजिस्टर करा पाना बड़ी कठिनाई है, और इस तरीके के लोग पुलिस के साथ मिलके या कैसे भी करके क्राइम रजिस्टर भी करा देते हैं, कोर्ट में भी ले जाते हैं और मेंटली हरास भी कर देते हैं जो दूसरी पार्टी यानी कि पुरुष होते हैं। तो सर ये भी एक माइंडसेट है सर, इस पे मतलब कैसे इसको ओवरकम किया जाना चाहिए, कैसे किया जा सकता है? देखिए इस स्पेसिफिक केस पे तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि जब ये कहा जाता है कि जब बलात्कार के या क्राइम अगेंस्ट वीमेन के जब फॉल्स केसेस रजिस्टर होते हैं तो उस
प्रक्रिया को कैसे देखा जाए। ये केवल इस पर लागू नहीं होता, आपको इस तरह के कई और कानूनों के मामलों में भी दिखेगा। मसलन एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC/STs की बात की जाती है, या इसी किस्म के अन्य कानून, जिन कानून को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज किसी समाज को क्यों चाहिए होती है? ऑर्डिनरी लॉज जहाँ इनइफेक्टिव होती हैं वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज की जरूरत पड़ती है। मसलन हमारे देश में किसी को भी थप्पड़ मारना एक कानून का उल्लंघन है, किसी की भी बेइज्जती करना कानून का उल्लंघन है, तो फिर ये IPC में था ही पहले से। तो फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम ये कहें कि SC/STs के लिए एक अलग से लॉ की जरूरत पड़ेगी? इसलिए पड़ी क्योंकि हम जानते थे कि जो सामान्य कानून है उस कानून से जाति के आधार पर होने वाला जो भेदभाव है, जाति के आधार पर होने वाली जो हिंसा है, वो कंट्रोल में नहीं आ सकती। इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज लाई गई, जिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज की ये भूमिका थी कि उसमें एकदम तुरंत बेल नहीं मिलेगी, जिसमें केस आराम से रजिस्टर हो जाएगा, जिसमें सजा देने के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएंगे। इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में जहां भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज आई हैं उनका फंक्शन ही है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इस वजह से कभी कभी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है वे उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा छूट लेती है, ठीक है ना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा छूट लेंगी। जैसे कि मसलन तुरंत बेल नहीं होगी, ये एक छोटी छूट लेना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज का सिद्धांत ही है। महिलाओं को भी इसी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज की जरूरत पड़ी। इस वजह से इन कानूनों में एक आशंका इनके दुरुपयोग की बनी रहती, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज है। ये सामान्य लॉ होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है जैसे मारपिटाई हो गई, आपने बाद में जाके जब आपको या तो कॉम्प्रोमाइज हो गया या फिर आपको पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई, तो बात खत्म हो गई। लेकिन ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा मैंने कहा कि हमारे समाज ने स्त्रियों के साथ लगातार ऐसा व्यवहार किया है कि अब स्त्रियों का सहज भरोसा हम पर नहीं है, इसलिए उनको हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉज देनी पड़ी। मैं ये नहीं कहता कि इससे स्त्री का व्यवहार जस्टिफाई हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि इससे दुरुपयोग की आशंकाएं कम हो जाती हैं, लेकिन अंततः ये किसकी जिम्मेदारी है कि कानून का दुरुपयोग ना हो? ये जिम्मेदारी अंततः लॉ मैकेनिज्म की है, सरकार की है। अगर सरकार द्रुत न्याय करने के रास्ते पर चले, अगर सरकार ये सुनिश्चित करे कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इन मामलों का निपटारा हो जाएगा, तो दुरुपयोग अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, दुरुपयोग अपने आप खत्म हो जाएगा, वो इतना लंबा प्रोलॉन्ग चलेगा ही नहीं। जुडिशरी को उतने रिसोर्सेज दे दिए जाएं, जुडिशरी को रिसोर्सेज तो भी वो देना, जल्दी फिनिश और इस मामले में जुडिशरी को रिसोर्सेज देना कोई एहसान नहीं है। आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेशल लॉज हैं, अगर आपके पास स्पेशल लॉज हैं तो आपके पास स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत है, और एडिक्वेट नंबर में स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत है। और फिर जब लॉ हो रही होगी तो आप देखेंगे, अभी हाल में दिल्ली हाईकोर्ट ने किसी के मामले में ऐसा कहा कि एक स्त्री दिखाई दी दिल्ली हाईकोर्ट में जज को कि वह अपनी स्थिति का फायदा उठा रही है, तो उसको डांटा गया, उसको कहा गया कि ये नहीं किया जा सकता, उस पर कॉस्ट लगाने की बात की गई। तो ये तो कानून पर निर्भर करता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारे समाज ने जिस तरह की स्थितियां पैदा की हैं उसका अनफॉर्चुनेट इम्प्लीकेशन है। हाँ, तो मतलब सर ये तो मैंने भी देखा है कि अगर कोई केस गलत है तो कोर्ट तो उसको गलत करके बाहर करेगा ही, लेकिन जो हम बात कर रहे थे प्रोसेस इज पनिशमेंट, तो ये जो प्रोसेस हो जाता है, इफ द प्रोसेस इज शॉर्टर द पनिशमेंट विल बी शॉर्टर। इफ द प्रोसेस इज, जैसा कि हम देख रहे हैं UAPA, अब द प्रोसेस इज 4 years इवन विदाउट फाइलिंग द केस, देन द प्रोसेस इज सिवियर पनिशमेंट। इट शुडंट बी द केस। ये हर स्पेशल लॉ पे होना चाहिए, SC/ST एक्ट पे भी होना चाहिए, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे भी होना चाहिए, ये UAPA पे भी होना चाहिए, ये NSA पे भी होना चाहिए। क्योंकि गलत केस या फॉल्स केस होना तो सर केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डोमेन में होते हैं, इसी लॉ के अंदर होते हैं। हर एक लॉ है जिसके अंदर गलत केस हो जाते हैं, फॉल्स केसेस हो जाते हैं। बट इसका मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बात की क्योंकि इस केस में अगर किसी पे गलत केस हो जाए तो उसका पूरा जीवन एक हिसाब से ख़राब ही हो जाता है। अगर कि वो Tier 2 और Tier 3 सिटी से है तो उसका सोशल लाइफ ख़त्म है, चाहे कि वो भले कोर्ट से छूट ही क्यों ना जाए। आई एग्री, है ना। सो दैट इज़ वाई बस मैंने ये डिस्कस किया। और सर मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा। सर एक बात होती है कि अब कोई भी केस हुआ, जैसे अभी कोलकाता में डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस हुआ, उसके बाद सर एक पॉइंट ये भी निकल के आता है कि अब लड़कियों को घर से बाहर भेजें ना भेजें, हालांकि भेजना बंद तो नहीं होगा, उनको जाना पड़ेगा,
स्कूल कॉलेजेस में, या चलिए यहाँ तक हो सकता है कि लोग लड़कियों को बोल दें कि भाई पार्टी करने क्लब्स में मत जाओ या कुछ ऐसा, या पब्लिक प्लेस पे घूमो, इतना तो रिस्ट्रिक्शन चलिए हो सकता है कि एक कोई भी रेप केस होने के 6 महीने तक समाज कंसिडर कर लेते हैं, माँ बाप भी कंसिडर करते हैं। तो सर अब आगे के लिए सर माँ बाप को या जो लोग भी अपने घर की महिलाओं को लेके थोड़ा सा वरीड हैं कि इस केस में क्या, लाइक सर आप, हम नॉर्मल लोगों की बात ना करें, हम यहाँ दिल्ली में बैठ के दिल्ली के आसपास के लोगों की बात ना करें, उस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल में जहाँ ये रेप केस हुआ था, और वहाँ अगले दिन से या के हड़ताल ख़त्म होने के बाद जिस लड़की ने अगेन ज्वाइनिंग ली होगी काम करने के लिए और सेम शिफ्ट डे एंड नाइट में काम किया होगा, उसके माता पिता के बारे में सोचिए ना, उनके दिमाग पे क्या ही प्रेशर होगा। तो सर इस सिचुएशन में इस प्रेशर से निपटने के लिए वे फॉरवर्ड ऐसे क्या हैं माँ बाप के लिए? मैं आपकी चिंता समझ पा रहा हूँ, मैं खुद एक पिता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मेरी बिटिया मेरे यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर अकेले पढ़ती है, मैं उसको लेकर चिंतित होता, विदेश में है, कोई सपोर्ट नहीं है, ये चिंता हमारे मन में आती है। इन चिंताओं के अपने आधार हैं, क्योंकि हम पिताओं को, हम माता पिताओं को गार्जियन के तौर पर, हम माता पिताओं को एक अभिभावकीय भूमिका में, जिसमें एक छोटा सा अंश इन बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, वयस्क बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं, इन वयस्क बच्चों को अपनी सत्ता या अपनी संपत्ति मानने की भूमिका हमारे मन में कहीं दबी बैठी होती है। दरअसल ये वही भूमिका अदा कर रही होती है। हम मान के चलते हैं कि उनकी वेलबींग मेरी जिम्मेदारी है, जबकि सच्चाई क्या है वो खुद भी देख सकते हैं। सच्चाई ये है कि हमारी जिम्मेदारी थी कि उनको हम वयस्क करें, और उसके बाद अपने वेलबींग की प्राइमरी जिम्मेदारी उनकी है। मैं ये नहीं कहता कि इससे वो सुरक्षित हो जाएंगे, इससे वो सुरक्षित नहीं हो जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनकी सुरक्षा की चाह में उन पर वे जंजीरें बांध रहे हैं जिस जंजीरों को अपने ऊपर लादने लायक बुरा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। किसी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में किसी एक स्त्री के साथ किसी एक अन्य पुरुष ने बुरा किया, अनफॉरगिवेबल है, उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन क्या इसकी सजा मेरी उस बेटी को दी जा सकती है जो किसी अन्य स्थिति में किसी अन्य जगह पर अपनी दैनंदिन काम कर रही है, अपने रोजगार, चाहे उसमें वो क्लबिंग भी शामिल हो, ठीक है ना, अगर वह एक वयस्क स्त्री है तो वह अपने हिसाब से कर आप, लेकिन नहीं, अगर हम इसमें घुटने टेक देते हैं, अगर इसके आधार पर हम अपने बच्चों पर और ज्यादा नियंत्रण शुरू कर देते हैं, तो वो बलात्कारी जो अपना फंक्शन प्ले कर रहा था, याद कीजिए मैंने कहा था ना, बलात्कार का वह एक फंक्शन है, हम दरअसल उसको सफल बना दे रहे हैं। जिस क्षण हमने किसी बलात्कार के मामले, किसी क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले के कारण अपने बच्चियों पर नियंत्रण बढ़ाए, हम दरअसल उस बलात्कारी के एजेंट हो गए। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल सर। इसलिए हमारी भूमिका क्या है, हम बच्चे को फोन करके ये चिंता जाहिर करते हैं कि यार हमें इससे चिंता हुई है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि कभी, और मैं अपनी बेटी को भी कहता हूं, कभी किसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तुम मेरे लिए उसके बाद भी उतनी ही प्रिय, उतनी ही गले लगाने लायक, उतनी ही महत्वपूर्ण हो। कोई किसी किस्म का कोई वायलेशन, तुम्हारे साथ हुआ वायलेशन, तुम्हें कमतर इंसान नहीं बनाता है। अगर ये संदेश सबके पास है तो फिर बलात्कार का डर केवल चोट लगने के डर जैसा हो गया। आप चल रहे थे, आपको ठोकर लग गई, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप टकरा गए। अब इसके लिए क्या आप अपने हाथ को काट दोगे, अपने पाँव को काट दोगे? नहीं, अगले उठोगे, मरहम पट्टी करोगे, चलोगे, यही करेंगे ना। बिल्कुल। बलात्कार के केस में, जाहिर है इस केस में तो जान ही चली गई तो एक अलग मामला, हालांकि जान भी इसी वजह से गई, उस बात को समझेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के साथ बलात्कार हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी पूरी सजा के लिए उसे पूरी मेहनत करनी चाहिए, उसको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसे अपनी जिंदगी को निरर्थक नहीं मानना चाहिए, ना उसे जानने वाले लोगों को, ना उसके माता पिता को। दैट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चर ऑफ रेप। मतलब अगर के कोई एक घटना होने के बाद
हमने अपने घर की लड़कियों के ऊपर या बंदिशें बढ़ाई, तो अब हम उस माइंडसेट को और प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम दरअसल उसका काम कर रहे हैं बलात्कारी का। बलात्कारी तो बलात्कार कर ही इसलिए रहा है कि समाज की तमाम स्त्रियों को यह संदेश मिले कि भैया घर में रहो, और हम वही करने लगे अपने बच्चों के साथ। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी सर, फिर जो मैं आपका समरी समझ पाया हूँ कि अगर कहीं और कोई ऐसी घटना होती है या किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो आप अपने घर की महिलाओं को नियंत्रण मत करो, उनको थोड़ा और पावरफुल बनने में, थोड़ा और सक्षम बनने में हेल्प करो। मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान रखिए, थैंकफुली ये बात हमारे देश के स्त्री संगठनों को आई है समझ में। इसलिए जब ये केस हुआ उसके बाद उन्होंने अलग अलग शहरों में क्लेम द नाइट, रिक्लेमिंग द नाइट, रिक्लेमिंग द स्पेस के एक तरह से अभियान चलाए कि हम रात में 12 बजे उस जगह जाएंगे, हम रात में 1 बजे उस जगह जाएंगे जहां स्त्रियां सामान्यतः नहीं जाती, हम सड़कों पर जाएंगे। ये रिक्लेमिंग द प्लेस, ये ठीक है कि उसमें सुरक्षा का इंतजाम होंगे, सब कुछ होंगे, होने ही चाहिए, लेकिन दरअसल हम द वर्ल्ड इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट अनक्लेम्ड बाय वुमेन। ऐसा, ये दुनिया बहुत जरूरी चीज है, आप इसको इस पर दावा पेश करने से स्त्रियों को नहीं रोकेंगे। ये उनका भी उतना ही जगत है जितना किसी और का है। हाँ, तो मैं एक छोटा सा सर पॉइंट आप ही की बात से निकाल के और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सर ने बोला कि गर्ल्स के लिए 2 चीज़ें हैं, एक टाइम और स्पेस। नॉर्मली जब कोई बात करता है तो वो स्पेस की बात करता है कि लड़कियां बाहर जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, कहाँ जा सकती हैं, कहाँ नहीं जा सकती हैं। बट जो दूसरा पॉइंट सर पॉइंट आउट कर रहे थे वो था टाइम। भले आप लड़कियों को घर से बाहर भी जाने दो, लेकिन रात को 1 बजे आप अपने घर की बेटी को घर के बाहर रोड क्रॉस भी नहीं करने दोगे। सो दिस इज़ द टाइम कि आप भले उसको डे टाइम में वो रोड क्रॉस कर रही है, उससे आगे भी जा रही, घूम के आ रही है, बट नाइट में आपने उसके ऊपर टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दी। सो ये पूरा डिस्कशन था, और जो समरी निकल के आया है वो पहली बात तो ये है कि टाइम एंड स्पेस दोनों चीज़ें किसी भी फीमेल को प्रोवाइडेड होनी चाहिए जितनी कि एक मेल को होती हैं। दूसरा समरी हम सर की बात से सर ये ले सकते हैं कि लड़कियों को नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी फीमेल को नियंत्रित रखने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको और मजबूत बनाने में करने की जरूरत है, ज़्यादा फायदा है ना। और तीसरा पॉइंट ये निकल के आया कि जो मिथ है कि भाई रेप केस, ये जितने भी कानून हैं रेप केसेस से रिलेटेड, इनको चेंज किया जाए या इनको थोड़ा सा कम किया जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मिसयूज़ तो हर कानून का हो रहा है और कोर्ट एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ को कर ही दे रहा है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। तो अगर के आप प्रेशर बना रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कहीं से भी, तो गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाया जाए कि भाई इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करो, केस जितने आ रहे हैं आने दो, बट एटलीस्ट कोर्ट्स को या जुडिशियरी को इतना रिसोर्सेज दे दो कि वो इनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर पाए, क्योंकि जुडिशियरी इतनी कमज़ोर अभी भी नहीं हुई है, या पहले भी नहीं थी, कि दूध का दूध और पानी का पानी जैसा मैंने कहा वो ना कर पाए। तो ये कुछ मोटे मोटे समरी हमने आज सर से डिस्कस करके निकाले हैं, और आपको कैसा लगा ये डिस्कशन आप बताएं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और वो भी सर आए, हमने सर से रिक्वेस्ट की और सर ने मतलब इतना हम्बली उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो इस चीज़ के लिए सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आपका कि ये मेरा फर्स्ट शूट और आप आए। थैंक यू प्रमेश, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ इस बातचीत को शुरू किया, इतनी संवेदनशीलता के साथ इस बातचीत को शुरू किया। आई एम श्योर ऑडियंस को लव इट। बहुत कम हम पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ देखते हैं जिनमें कि विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान होता है। मैं रोज़मर्रा पॉडकास्ट के लिए जाता हूँ और अक्सर वो हमेशा कैजुअल ही चलता है। आपने कंटेंट पे बातचीत की, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये उपक्रम सफल रहेगा। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।